Hello, my dear friends. Welcome back to my channel मैग्नेटिक मैनेजमेंट, जहां आप प्रबंधन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान भाषाओं में सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल पर डिस्कशन करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, किस किस मॉडल की स्टडी करनी है। मेनली हमने इस क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ट्रेडिशनल मॉडल, जिसको ट्रेडिशनल या माइक्रो अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा हमारा जो पार्ट है मॉडल्स का वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैक्रो अप्रोच। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ट्रेडिशनल मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स की स्टडी हम क्यों करेंगे? बिजनेस के, हर एक बिजनेस का एक एम होता है। उस बिजनेस के एम को समझने के लिए हमें सबसे पहले कस्टमर और कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करना जरूरी होता है। जैसे मेरे बिजनेस का ग्रो है, एक एम बना लिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा एक एम ये भी है। मैं चाहता हूं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना मेनली। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा ना कि मेरे जो प्रोडक्ट हो, जो मेरे सर्विसेज हो, मेरे टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर और कंज्यूमर तक जाए। तो वाकई लोग उस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं नहीं करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को ब्रांड्स के रूप में पसंद करते हैं नहीं करते हैं, ये एनालिसिस करना है। इसको एनालिसिस करने के लिए हमें पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करना होगा। जब कभी कोई ब्रांड्स तभी ब्रांड बनता है जब कंज्यूमर उसको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इस पे। ओके, इसके लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है, और इसलिए हम कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल को समझते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का जो मॉडल होता है वो मेनली समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक हर कस्टमर, यानी कि मैं कंज्यूमर हूं तो स्टार्टिंग में शायद मैं कभी कस्टमर के फॉर्म में रहा हो सकता हूं या नहीं भी हो सकता हूं। तो मेनली कस्टमर को या कंज्यूमर को इफेक्टिवली, यानी कि प्रभावशाली रूप से कैसे उन्हें अट्रैक्ट किया जाए, इसके अलावा उन्हें इंगेज कैसे किया जाए, यानी कि कहीं आकर्षित होने की बात करते हैं, और रिटेन कैसे किया जाए, यानी कि हमारे पास प्रभावशाली रूप में कस्टमर आए, आकर्षित हो जाएं, और वो कस्टमर हमें हमेशा बिजनेस देते रहे, हमारे प्रोडक्ट यूटिलाइज करते रहे, हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए जुड़े रहे, तो हमारे कहीं ना कहीं ट्रस्ट कंज्यूमर के रूप में फॉर्म होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल है ये वेरी कॉम्प्लेक्स मोटिव है, यानी कि आप कह सकते हैं ना बहुत ही जटिल रूप में है ये कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल। ऐसा नहीं कि टफ है, लेकिन जटिल है, इंपॉर्टेंट भी है समझना इसके लिए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिस्ट ने एक पायोनियर, यानी कि कहीं ना कहीं एक मार्ग दिखलाया है, मतलब कहते हैं ना कि एक मार्ग दिखाना कि हाँ, ये इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने थ्योरी के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें एक समझने की कोशिश की है कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं। इन्हीं की थ्योरी, इन्हीं के सिद्धांतों पे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए मॉडल्स पे हम चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और समझ सके अपने बिजनेस के पर्पज से। सेकेंड में ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक परिणाम स्वरूप ये होता है, जब कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को समझते हैं तो हमारा परिणाम ये होता है कि पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर अगर हमें समझना है तो पहले हमें कंज्यूमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, और हर कंज्यूमर की प्रायोरिटी सबसे पहले नीड्स के रूप में होती है। कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो पहले उसकी नीड्स आती है, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को। हम कंज्यूमर बिहेवियर की कुछ थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इन दो थ्योरीज में डिवाइड किया गया है अप्रोच को या मॉडल्स को। पहला हमारा है ट्रेडिशनल और माइक्रो अप्रोच, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव और मैक्रो अप्रोच। बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज आपको देखने को मिलेंगे, लाइक कि किसी ने साइकोलॉजिकल अप्रोच दिया हुआ, इकोनॉमिक अप्रोच दिया गया या मॉडल्स के रूप में किया गया, सोशियो साइकोलॉजिकल दिया गया है, साइकोलिटिकल अप्रोचेस दिए होंगे, हार्वर्ड स्मिथ मॉडल, ईकेवी मॉडल्स की बात कर सकते हैं, और बहुत सारे मैस्लो थ्योरीज ऑफ नीड्स, मैक्सिमम ऐसे थ्योरीज दिए गए हैं, बहुत सारे अप्रोचेज हैं। मैं कुछ अप्रोचेज के बारे में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेनली मैंने क्या किया है कि इन सारी ट्रेडिशनल अप्रोच को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ट्रेडिशनल एंड
कॉम्प्रिहेंसिव के फॉर्म में। शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू, ट्रेडिशनल और माइक्रो अप्रोच। अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है तो पहले हमें उनके कुछ सिद्धांतों को समझना जरूरी होगा। पहला सिद्धांत जो हमारा ट्रेडिशनल और माइक्रो अप्रोच है, इनको हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक इकोनॉमिक्स मॉडल के, सेकेंड पैवलोव मॉडल, थर्ड फ्रॉड मॉडल एंड फोर्थ इज फेवरिन मॉडल। वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम ट्रेडिशनल मॉडल को। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मॉडल की, और इसी में है हमारा पहला मॉडल इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि आर्थिक मॉडल की बात करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार के सबसे पुराने मॉडलों में से ये एक है। एग्जैक्टली जो इकोनॉमिक मॉडल समझाने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति क्या और कितनी मात्रा में खरीद सकता है, एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार पे डिपेंड करता है। यानी कि कभी ना कभी अगर मैं कोई भी चीज खरीदना चाहता हूं, मैं अगर कोई भी एक्सपेंस करना चाहता हूं, तो अगर मैं कोई निर्णय लेना चाहता हूं उसको खरीदने के लिए, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं। मौद्रिक या वित्तीय विचारों की हम बात करते हैं, तो हमारा जानना यह है कि वाकई मैं ये खरीद सकता हूं या नहीं, और जो पैसे मैं प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए पे कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी वैल्यू एफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूं कि वाकई वो प्रोडक्ट की कीमत हमारे उस वैल्यू, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो हमारे नीड से मैच करती है या नहीं करती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट के जो प्रोफेशनल्स की हम बात करते हैं, या किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लीजिए, कंज्यूमर मॉडल एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट और बेहतरीन मॉडल में से एक आता है जब कभी भी आप प्राइस की बात करते हैं, कंप्यूटर प्राइस की बात करते हैं। क्लियर? यानी कि सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि जो उपभोक्ता व्यवहार मॉडल है, ये कहीं ना कहीं निर्णय लेने की बात करता है। आपके मार्केट बहुत सारे कंपटीटर हैं, आपको ये जानना हो कि आपके प्रोडक्ट खरीदने वाले पर्सन किस कैटेगरी के हैं, उनकी इनकम क्या है, उनका आय का स्रोत क्या है, या वो कितना अर्न करते हैं। उस बेसिस पे वो क्या करते हैं कि उस बेसिस पे वो प्रोडक्ट की प्राइस को कम्पिटिट करने की कोशिश करते हैं, और अपने कंपटीटर से जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई हम जो प्रोडक्ट को प्राइस रखना चाहते हैं वो अन्य कंपटीटर की अपेक्षा ज्यादा है या कम है। यानी कि अगर कोई खर्च करना चाह रहा है उस व्यक्ति उस प्रोडक्ट के लिए, तो हम उस प्रोडक्ट को ऐसी प्राइस पे रखें जिस पे इजिली कोई खरीद सके। उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत होता है ना, खरीदो के व्यवहार का अध्ययन करता है, अपनी संतुष्टि के आधार पे अपनी आय के खर्च का प्रबंधन करना, और ऐसे प्रबंधन करना कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। मेरे पास बजट की कमी है, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं, उसके अंदर ही हम चीजों को खरीद सके। ठीक है? एक सिंपल से आप लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, बहुत सिमिलर है कंज्यूमर के बिहेवियर मॉडल से। अगर आपको देखा जाए तो बहुत कुछ सिमिलर रखता है। जैसे मैं अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाता हूँ, तो मैं किस बेसिस पे खरीदता हूँ? मेरा बेसिस तो यही रहता है ना कि अगर मेरे पास सपोज 100 रुपीज है और मेरे को 100 रुपीज में कोई सामान खरीदना है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके सिमिलर प्राइस के जो प्रोडक्ट रहेंगे मैं उनके बारे में खरीदना चाहूंगा, है ना? ये कॉमन सा लैंग्वेज है कि होमोजीनियस बाइंग की हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स मॉडल इसी पे जो है बेस्ड है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी की बात करता है, यानी कहीं ना कहीं परचेज की बात करता है। उपभोक्ता कैसे खरीदे या क्या खरीदे, सूचना हो सकता है, सूचना इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, कंजम्पशन की बात करते हैं, तो और कंज्यूमर उस पर रिस्पॉन्स कैसे करता है, हम इन सारी चीजों की बात करते हैं। इकोनॉमिक मॉडल जो होता है कहीं ना कहीं इनकम इफेक्ट पे बेस्ड होता है। इनकम इफेक्ट यानी कि आय। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कहीं ना कहीं आप प्रतिस्थापन की बात करते हैं। और थर्ड प्राइस इफेक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू। इकोनॉमिक मॉडल आपके इनकम, सब्स्टिट्यूशन और प्राइस तीनों पे बेस्ड होता है। आपकी आय कितनी है, आपका प्रतिस्थापन कितना है, और प्राइस आपका प्राइस इन द सेंस कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस की आप बात करें, जिस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं उसकी प्राइस कितनी है। अब मुझे बिस्किट खानी है और मेरे पास 10 रुपीज है, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी 10 रुपए के अंदर ही कोई मैं ऐसी बिस्कुट ले सकूं।
मैं इससे ज्यादा की बातें नहीं कर सकता। वैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मेरे बजट है, मैं 5-6 लाख या 10 लाख हमारा बजट है, मैं चाहता हूँ इसी बीच में कोई अच्छे से व्हीकल्स में लेना चाहता हूँ, तो मैं अपने आय के अंदर तक ही सोचूंगा ना, या उसके सब्स्टिट्यूट में। सपोज मेरे को टाटा की गाड़ियां पसंद आई, बट मार्केट में वो गाड़ियां अवेलेबल ना हुई, तो मैंने सुजुकी स्किप किया। कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा ना कि उस वैल्यू में जो जो क्वालिटी इसमें था, उस क्वालिटी को सेकंड ब्रांड में भी मिले। तो कहीं ना कहीं सारी प्रतिस्थापन की हम बात करते हैं इन मॉडल्स के आधार पे। जो कहता है इकोनॉमिक मॉडल जो है, कॉस्ट इफेक्ट की हमने बात की, यानी कि लेस इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मोर क्वांटिटी परचेज। आप एक एग्जांपल के रूप में समझिए, मार्केट में जैसे सेल वगैरह आ जाते हैं, या किसी चीजों के दाम बहुत कम हो जाते हैं सडनली, आप सोचते हैं ना कि एक बार जो है मैं बहुत सारी चीजों को खरीद के रख लूं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात करिए, तो यूजली एडवाइजर ये सलाह देते हैं कि मार्केट जिस समय डाउन चले, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। यानी कि लेजर द प्राइस, द प्रोडक्ट मोर क्वांटिटी परचेज्ड। सेकेंड हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। लेजर द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लेजर विल बी क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट बॉक्स। एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है, बट आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट सेम वो नहीं है। आप जैसे मैं एक्स प्रोडक्ट यूज करता हूं, और मैं हमेशा एक्स प्रोडक्ट को यूज करता हूं, मैं सडनली एक्स प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट उसका जो सब्स्टिट्यूट वाई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मार्केट में कम है, फिर भी आप उसको, ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा खरीद लेंगे, आप उसे थोड़ा इसलिए खरीदते हैं ताकि भविष्य में जब हमारा जो फेवरेट ब्रांड है, एक्स प्रोडक्ट है, वो जब आए तो मैं उसे ही खरीदूं, ना कि मैं वाई को खरीदूं। क्लियर। थर्ड है हमारा इनकम इफेक्ट। मोर द परचेजिंग पावर, मोर विल बी क्वांटिटी परचेज। आप देख लीजिए, जैसे यूथ की सैलरी, न्यू जॉब लगी हो और सडनली स्टार्टिंग सैलरी आपकी रही हो और सडनली हाइक हो जाए, 10%, 15%, 20% की हाइक हो जाए, ऑटोमेटिकली आके ना एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आप खुद ब खुद आपकी जो एक्सपेंस होती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे हुई? इनकम पे हुई, है ना। कैसे हुई? इनकम पे हुई। आप जैसे आज सपोज करिए 50,000 की अर्निंग है, और सडनली आप हाउस के प्लान कर रहे थे, आपकी सडनली इनकम जो है 80,000 के आसपास हो गई मंथली। तो अब आपका जो पहले छोटे घर के बारे में सोचते थे या छोटी कार के बारे में सोचते थे, अब उसे क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा सोचने की कोशिश, क्योंकि आपकी आय बढ़ चुकी है। घर में भी ऐसे होता है, आपके एक्सपेंसेस सडनली इंक्रीज हो जाते हैं जब आपके इनकम इंक्रीज होते हैं। इट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पावलोव मॉडल है। इनका पूरा नाम इवान पावलोव था। इवान पत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ये डॉग के बिहेवियर पे था। एक ये रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, फ्रॉक्स। आप समझ लीजिए कि 1904 में इनको मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और एक पहला नोबेल पुरस्कार था, रूसी नोबेल पुरस्कार था। 2002 में इनकी कुछ थ्योरी आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। 2000 बुक में इनकी जनरल साइकोलॉजी की बुक आई थी, जिसमें इन्होंने ये अपने थ्योरीज के बारे में बताया था। इवान पावलोव ने अपनी इसी थ्योरीज के बारे में जिक्र किया था, जो कि डॉग पे बेसिस पे था, और इस पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीजों को फॉलो करवाया था। दिस मॉडल इज बेसिकली नेम ऑन द Ivan Pavlov. Pavlov sounded a bell, then immediately applied a meat-paste dog tongues which caused them to saliva. इन्होंने क्या किया था, इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी, इन्होंने एक बेल रखा था और एक डॉग को जो है बांध के रख दिया था, या ऐसे जाली में कर दिया था। इन्होंने जब जब भी उस बेल को प्ले करते थे, बजाते थे, और सडनली उसके सामने कुछ खाने के लिए मीट के रूप में रख देते थे, उसको देखकर जो है डॉग के माउथ में सलाइवा बनना शुरू हो जाती थी, जिसको हम लोग हिंदी में लार के रूप में कहते हैं। तो इसको बार बार करते थे, यानी कि उनका कहने का सेंस ये था, ये जानना चाहते थे कि एक सीखने के व्यवहार के बारे में ये जानने की कोशिश करते थे। उनका ये कहना था, इवान पॉलो ने ये प्रयोग किया था कि जैसे कि उन्होंने कुत्ते के दिमाग को हर बार घंटी बजने के मांस को एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए वातानुकूलित कर दिया, यानी कि घंटी बजेगा, मैं मांस का टुकड़ा दूंगा आपके सामने, और कुत्ते उसको देखते हैं, डॉग उसको देखते हैं, उसके अंदर जो है लाल स्राव का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें बार बार इन्होंने करना शुरू किया, जो कि एक सीखने का व्यवहार बन गया। ये कंटिन्यूसली जो है एक सीखने का व्यवहार बन गया। क्लियर। तो जब ये ऐसा करते हैं तो डॉग के फेस माउथ में जो सलाइवा बनना शुरू
वो मॉडल की मैं बात करता हूँ आगे। इस थ्योरी के माध्यम से ये बताना चाहते थे सीखने के व्यवहार के परिवर्तन के रूप में। उनका ये कहना था कि जो भी व्यक्ति अभ्यास करता है या अनुभव करता है, तो उस अभ्यास या अभिनव के कारण एक व्यक्ति में, ह्यूमंस में सीखने की प्रक्रिया इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है उसके ड्राइवर में ना। यानी कहीं न कहीं जब वो सीखता है तो सीख दूसरे कई भागों में जो है बँटना शुरू हो जाती है। जैसे कि डॉग को बार-बार उन्होंने बेल के साथ मीट सामने रखा था, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक भूख और एक सुख का अनुभव प्राप्त हुआ। वैसे ही कंज्यूमर में भी सारी चीज़ों को होता है। जब आप एक ट्रिगरिंग कहते हैं या गैर ट्रिगरिंग की बात करते हैं, कंडीशनल बेल की साउंड की बात करते हैं, तो जैसे ही कंडीशनल बेल साउंड बजा, आपके दिमाग में एक सारी चीज़ें आया कि अच्छा ये खाने के लिए बज रही है और सडनली इसमें चेंज कर दिया जाए। बार-बार ऐसा होगा, एक बार ऐसा होगा कि आपका मन भर जाएगा और आप खाना नहीं चाहेंगे या आप उस बारे में सोचेंगे नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं लेंगे। सेम ऐसा ही प्रक्रिया जो है कंज्यूमर के साथ भी होता है। ट्रिगरिंग और गैर ट्रिगरिंग संकेत की बात करते हैं। ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो निर्णय लेना चाहता है ना? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टिमुलस की, यानी कि कहीं न कहीं प्रेरणा की बात करते हैं, उत्तेजना की बात करते हैं। जब एक ऐसा समय आएगा जब आप उसके बारे में एक्साइटेड हो जाएंगे खरीदने के लिए, निर्णय लेने के लिए, और सम टाइम ऐसा बिहेव होगा कि आप बिल्कुल ही एक्साइटेड नहीं होंगे, आप उसको लेना नहीं चाहेंगे। तो एक कंडीशनल हो सकता है, कंडीशंस के रूप में हो सकता है, और एक कंडीशंस के फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों ही फॉर्म में एक अलग अलग रिस्पॉन्ड आता है। अगर आप वाकई एक्साइटेड होंगे तो जैसे कि डॉग्स के अंदर लार बन रहा था क्योंकि वो वाकई उसको चाहता था, उत्तेजित हो गया था, भूखा था, या उसको उसका मन कर रहा था खाने का, और जब नहीं होगा तो नहीं बनेगा। सेम कुछ कंज्यूमर के साथ भी होता है। कंज्यूमर को अगर आप समझना चाहें तो आप एक समझ लीजिए कि जब आप किसी ट्रिगरिंग के माध्यम से समझना चाहें कि जब आप किसी प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपका प्रक्रिया एक पॉजिटिव वे में रहता है, एक पॉजिटिव वे में रहता है। या फिर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जो वेल नोन है, आपकी जानकारी में आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आप न जानते हो या जिसकी जरूरत ना हो, तो आप उसको खरीदना बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। तो एक प्रतिक्रिया है खरीद या ना खरीदने का, ये एक प्रतिक्रिया बनाने में जो है मदद करता है, कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर बिहेवियर का है। और ये प्रतिक्रिया ना कुछ पैटर्न और टाइम के बाद चेंज भी होते रहते हैं। इस पवेलियन मॉडल को जो है मनोविज्ञान पे आधारित था, और इससे पूरी दुनिया भर में इसको एक्सेप्ट किया गया है, इस मॉडल्स को। मॉडल, one of the most important psychological approach to understand personality, is based on the theorizing of Australian physician and psychologist Sigmund Freud, who founded what today is known as the psychodynamic approach. इन्हीं के बनाए हुए इस अप्रोचेस की हम बात करते हैं। इनका कहना था फ्रॉडियन मोटिवेशन थ्योरी का कि एक सेल, इनका मेनली जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ना, आज के टाइम में सेल्स पर्संस के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए काफी यूज किया जाता है। फ्रॉडियन मोटिवेशन थ्योरी जो है फ्रीक्वेंटली अप्लाइड नंबर ऑफ डिसिप्लिन लाइक इंक्लूडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको कंज्यूमर के मोटिवेशंस को समझना है, कंज्यूमर के परचेजिंग डिसीजन को समझना है, तो फ्रॉडियन मोटिवेशन थ्योरी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी। कंज्यूमर जो है अपनी नीड्स को फुलफिल किस किस बेसिस पे करता है, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेता है, ये फ्रॉडियन मोटिवेशन थ्योरी में बेहतर रूप से डिस्क्राइब किया गया था। जो फ्रॉडियन मोटिवेशन थ्योरी है वो 3 पैरामीटर पर बात करता है। एक तो होता है कंज्यूमर के फुलफिलिंग के लिए, कंज्यूमर फुलफिलिंग कॉन्शियस, यानी कि एक जागरूक कंज्यूमर है, उसके पैरामीटर की बात करता है कि कंज्यूमर कितना सतर्क है, जागरूक या चीजों के बारे में जानता है, तो उसकी पर्सनालिटी में एकदम बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को लेकर बेहतरीन जानकारी रखिए, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली उन्होंने बताया था फंक्शनल नीड सच एज लॉक टू ए हाउस। फंक्शनल नीड की बात करते हैं। फंक्शनल नीड यानी कि जरूरत के हिसाब से, कोई अगर आपको है किसी बस कार्य के लिए जरूरत है, किसी चीज को बस नॉर्मल वे में जरूरत है, आपकी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, वो एक ब्लाइंड विंडोज के फॉर्म में होता है, तो इसमें इसकी बात किया जाता है। और थर्ड उन्होंने बोला था अनकॉन्शियस नीड की। अनकॉन्शियस नीड यानी कि आप बहुत ज्यादा अनजान हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, और आपकी जरूरत थोड़ी बहुत है, लेकिन आप खरीदें कि ना खरीदें,
ये आपके लिए खरीदना सही होगा भी कि नहीं होगा, ये आपके लिए बेहतर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कंज्यूमर के इस पैरामीटर को भी स्टडी करने का काम करता है फ्रेडियन मॉडल। एग्जाम्पल के रूप में हम फ्रेड मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, जिनको साइको एनालिटिकल मॉडल भी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई एक सेल्स पर्सन है और वो आपको कुछ बेचना चाहता है, जैसे फर्नीचर बेचना चाहता है, और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि उसने नया घर लिया हुआ है तो अपने घर में एक अच्छी फर्नीचर रखना चाहता है। तो पहले क्या करता है पर्सन, सेल्स पर्सन क्या होता है, वो कंज्यूमर से ये पूछना चाहता है कि आप अगर कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पहले वो जानना चाहेगा कि आप किस तरीके की फर्नीचर की बात कर रहे हैं, और आपका क्या वो अपना घर है या पहला घर है, इस तरीके से जानकारी लेना चाहता है। इसका मेन मोटो ये है कि कहीं ना कहीं वो ये जानने की कोशिश करता है कि अगर वो आपका अपना घर है, खुद का घर है, नया घर है, तो वो बेहतर तरीके से और ज्यादा मोटिवेट करके आपकी ज्यादा एक पॉजिटिव वे में आपको समझाने की कोशिश करेगा और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा वहां पे जो भी उनके बेहतर फर्नीचर होंगे उनको परचेज करने के लिए। कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर, हर जो ये मॉडल है ना, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इंडिविजुअल कंज्यूमर हैज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डीप सीटेड मोटिव। हर कंज्यूमर के पास एक जटिल, आप डीप सीटेड, जटिल गहरा कोई ना कोई एक मोटिव होता है जो दिमाग में चलता रहता है, जिस बेसिस पे वो चीजों को खरीदना चाहता है। हर कंज्यूमर अगर अपनी जरूरतों के अलावा एक ऐसी चीजें होगी जिस बेसिस पे वो कंज्यूमर उस चीज को वाकई नीडी है और जो खरीदना चाहता है, तो खरीदने से पहले उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हमने बोला डीप सीटेड मोटिव, यानी कि गहरा आलंकन करेगा, कंपेयर करेगा, एनालिसिस करेगा, जब वो चीज को खरीदना चाहता है। कहीं ना कहीं एक साइकोएनालिटिकल मॉडल कहीं तो पार्ट है, वो माइंड में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है। मेनली इस मॉडल का यूज मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट पर्पज से भी किया गया है आज के टाइम में। अगर कोई कंपनी, सपोज आप सेल्स पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड्स के रूप में, ब्रांड इमेज के रूप में डेवलप करें, तो आप पहले कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल को समझेंगे। कंज्यूमर क्या चाहता है आपकी ब्रांड से, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट से, कंज्यूमर क्या चाहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर वो आपके शॉप में विजिट कर रहा है तो वो आपसे क्या बेहतरीन चाहता है, इसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। This model is based on the fact and buying decision of consumer, because consumer influenced by the society, the group, जिस ग्रुप और सोसाइटी में वो रह रहा है। इसे इसलिए सोशियो साइकोलॉजिकल मॉडल इसलिए कहा गया है कि कंज्यूमर क्या है, एक सोशल पर्सन है और ये अफेक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल सोर्सेज भी हो सकते हैं या एक सराउंडिंग सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे इनकी फैमिली, फ्रेंड, सोशल लाइफ हुए, कल्चर हुआ, कम्युनिकेशन ग्रुप हुआ, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ये बिहेवियर जो है पर्सन को इंटरनल मोटिवेट भी करता है। या फेबियन का एग्जांपल ये था कि अगर आप सोशल क्लास से, बिहेवियर से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिविजुअल आपको अफेक्ट करता है और ये मोटिवेट भी करता है। मोटिवेट कैसे करता है, ये मोटिवेट करता है सोशल, ये मोटिवेट क्या करता है, सोशल फैक्टर के थ्रू करता है, इंटरनल फैक्टर के थ्रू करता है। सोशल फैक्टर हमारे थे जो हमारे एक्सटर्नल के फॉर्म में आ गए थे, जो हमारे सराउंडिंग हो गए थे, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ वगैरह। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे आपका फेम के पर्पज हो सकते हैं, लव हो सकता है, ईगो हो सकता है, प्राइड हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको जो है अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। If you have any doubt, then you can directly text me on my comment box or on Instagram also, Magnetic Management. आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई एडवाइस या सजेशन हो तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सिंगल वे में, और एक जनरली समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट।